सेविंग होम्स की कितनी ब्रांचेस काम कर रही हैं? आपने स्टार्ट किया, सऊदी अरब से स्टार्ट किया। अब बहुत से लोग यही काम करते हैं कि अपना एक सेटअप बना लिया, बस उसी में सेटिस्फाई हो गया, आगे नहीं बढ़ते। अब नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है? आप एक गोल्ड को अपने हाथ में जब लेंगे तो वो क्या बनेगा? गोल्ड ही रहेगा। बिजनेस आपका सिस्टम चलाता है, बिजनेस आपकी टीम चलाती है। बहुत ज्यादा मेहनती इंसान होता है इन्हें, वो मेहनती इंसान होता है इन्हें, वो हर काम खुद करता है, उसको सब काम खुद करने होते हैं, तो उसकी टीम नहीं बनती। पैसा कमाने से ज्यादा आदमी कमाना सीख जाओ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है आपकी सक्सेस के अंदर। एडवानी फाउंडेशन जो है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा कि इसका ख्याल कैसे आया और ये एक्चुअली कर क्या रही है। ऐसे इलाकों में मैंने मेडिकल कैंप लगाए जहाँ फार्मेसी तक नहीं है, हॉस्पिटल तो दूर की बात है, फार्मेसी भी नहीं है। हजारों लोगों के हमने आंखों के ऑपरेशन हुए होंगे। जो शख्स यहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज किस तरह से ओपन है या किस तरह से वो अवेल कर सकता है अगर बिजनेस करना चाहे अपने लिए? देखिए बिजनेस करना दुबई में काफी इजी भी है। जितना आप दुबई में सीख सकते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं और सीखे। आज कामयाब है, जरूरी नहीं है हम आगे जाके भी कामयाब हैं। कामयाबी इंसान को कुछ सिखाती नहीं है, कामयाबी इंसान का दिमाग खराब कर सकती है, सिखाती नहीं है। नाकामी आपको सिखाती बहुत कुछ है। क्या नाकामी कामयाबी दोनों को आप कामयाबी समझे या दोनों को नाकामी भी समझे? MLF यूई चैप्टर की जो मैनेजमेंट है, जो कमेटीज हैं, वो कम्युनिटी से किस तरह की सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा इकबाल भाई, सेविंग होम जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी सपोर्ट की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है इसका जर्नी सेविंग होम का? सेविंग होम का जर्नी मैंने कहा सऊदी अरब से स्टार्ट हो सऊदी अरब से वहीं पहली बैराज डाली और वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल हो गया बिजनेस, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और फिर उस वक्त क्या था कि हम लोग कुछ चीज़ें लेने यहाँ पर दुबई आना जाना होता रहता था। ठीक है। तो दुबई में आता जाता था, वहाँ रहता वहीं था, लेकिन दुबई में मुझे आना जाना बहुत होता था। तो फिर दुबई की मार्केट भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा यहाँ भी सेंटर खोल लेता हूँ। फिर कुछ अरसे बाद यहाँ सेंटर खोला, सबसे पहले अजमान में खोला और वो भी सक्सेस हो गया। तो फिर एक दुबई और सऊदी अरब में ये मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ यहाँ बैठ के आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। सऊदी अरब में इतनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ की लोकल मार्केट बहुत बड़ी है, उस लोकल मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल भी रहा। और वहाँ पर आप पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया से आप कनेक्ट हो सकते हो। री एक्सपोर्ट यहाँ पर बहुत इजी है, वीज़ा पॉलिसी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। और उस वक्त तो 51 और 49 चल रहा था, सऊदी अरब में नहीं था, अब सऊदी अरब में शुरू हुआ। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी का आपके नाम का बिजनेस हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट खुद के नाम का है। तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करके मुझे यहाँ ले आई। फिर मैंने यहाँ अजमान में शोरूम डाला और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर बढ़ाता रहा, यहाँ पर भी सऊदी अरब में भी काम बढ़ाता रहा। लेकिन यहीं मैंने कहा कि यहाँ दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से मुझे ओमान में भी मैं अपने शोरूम तो अब डाल सेविंग दिया, होम्स की अफ्रीका में भी मैंने शोरूम डाले। उसकी वजह दुबई है कि दुबई एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर बैठ के आप पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकते कनेक्ट हो हो। सकते हैं। तो कनेक्ट हो गया, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी, इसलिए फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले मैं सऊदी अरब में रहता था। ठीक है। तो अभी सेविंग होम्स की कितनी ब्रांचेस काम कर रही हैं? देखिए यूएई में 4 हैं, सऊदी अरब में 4 हैं, ओमान में, अफ्रीका में हैं, यूँ सब पाकिस्तान सब मिला के 16 ब्रांचेस है हमारी। ठीक है, माशाल्लाह। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि आपने स्टार्ट किया, सऊदी अरब से स्टार्ट किया। अब बहुत से लोग यही काम करते हैं कि अपना एक सेटअप बना लिया, बस उसी में सेटिस्फाई हो गया, आगे नहीं बढ़ते। तो आपको ऐसा आपके माइंड में क्या था या क्या ऐसा गोल था कि नहीं मुझे इंटरनेशनल जाना है, मुझे एक कंट्री में से रहना, मुझे डिफरेंट कंट्री में जाके इसकी ब्रांचेस ओपन करनी है और मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है? मैंने आपको इसका पहले ही जवाब दिया था एक, कि आपने रुकना नहीं है। आपका गोल अचीव हो गया, फिर भी आप करते रहो। जब आप करोगे तो आपका काम भी बढ़ता रहेगा। आप रुकोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। जब आपने रुकना नहीं है, सऊदी अरब में मेरी 18 ब्रांच थी कि एक वक्त में, फिर बाद में कम कर दी। तो यानी मकसद वहाँ भी नहीं रुकता था, फिर इधर आ गया तो इधर बढ़ा दी। तो मकसद कहने का कि आपने काम करते रहना है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। यही मेरा गोल है कि सब एक होता है ना कि ये गोल, मेरा गोल एक ही है कि मुझे बस काम ही करते रहना है, मुझे रुकना ही नहीं है, हर चीज़ करते रहना है। तो मैं वो करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना ऊपर आ गया हूँ। अभी तो कुछ नहीं, अभी और ऊपर भी जाऊँगा। वही ना कि मैं इंशाल्लाह। रुकूंगा यही नहीं। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है? स्टॉप ये कि अभी देखें यूरोप हो गया, यूरोप में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है कि वहाँ ब्रांचेस होनी चाहिए सेविंग होम की। और फिलहाल तो यही है, यूरोप हो गया। अफ्रीका में भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, अफ्रीका भी आप देख लें, काफ़ी मुल्क हैं, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, नए नए कंट्री। मतलब देखें, आप एक गोल्ड को अपने हाथ में जब लेंगे तो वो क्या बनेगा? गोल्ड ही रहेगा। होली रहेगा।
आप एक मिट्टी को हाथ में लेंगे तो कुछ बनता है ना। तो ऐसी बहुत सी मार्केटें हैं जो आस्ते आस्ते ऊपर आ रही हैं। तो मेरा फोकस और मेरा टारगेट भी है ये नई मार्केटों को मैं जाऊँ, नई मार्केटों में अपने शोरूम डालूँ और जितना भी होगा पूरी दुनिया में भी शोरूम खोल लूँ। तो मैं मुझे लगता है कि मैं उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, इकबाल भाई फिर ये बताएं कि जो अभी आपको एक्सपेंशन का प्लान है, आगे भी आप सोच रहे हैं, तो क्या ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रहेंगी या आप फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ भी जा रहे हैं? नहीं, बस अपने कंट्रोल में रख के करेंगे हम लोग। मेरे पास सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही कहा था। देखें, बिज़नेस आपका सिस्टम चलाता है, बिज़नेस आपकी टीम चलाती है। मेन आपने जो सबसे ज़्यादा यानी एक समझ लें आपने सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करनी है या इन्वेस्टमेंट समझ लें, सबसे ज़्यादा आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अपनी मैन पावर अपने एम्प्लॉय पे करनी है, अपने सिस्टम को करनी है। ठीक है। आपका सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अच्छा एम्प्लॉय है, तो आप पूरी दुनिया में भी काम चला सकते ठीक हैं। है। अगर आपके पास एम्प्लॉय अच्छे नहीं है, सिस्टम आपका सही नहीं है, तो आप एक शोरूम भी नहीं चला सकते। हाँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने अपने एक कारोबार सेटअप किया, तो अब वो उसको छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको लगता है कि यार ये अगर मैंने किसी और के हाथ में दे दिया, तो शायद वो नहीं चल पाएगा और मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो ये पीछे खत्म होता चला जाएगा, मैं आगे चलता जाऊँगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको सोच किस तरह की रखनी चाहिए? जो आपने कहा सिस्टम एक बनना चाहिए। देखिए, बाज़ लोगों में ये सोच है कि बस काम को पकड़ के रखना है। देखिए, वही वही प्रॉब्लम है, वही बेसिक प्रॉब्लम है तरक्की ना होने की। कि मतलब कहने का देखें एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान होता है ना, वो एक पॉज़िटिव साइन है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हर काम खुद करता है। लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जन्म लेती है। वो मेहनती इंसान होता है ना, वो हर काम खुद करता है। उसको सब काम खुद करने होते हैं तो उसकी टीम नहीं बनती और जब वो टीम नहीं बना पाता तो उसकी तरक्की भी एक महदूद हो जाती है। तो मकसद कहने का है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, अच्छी बात है, लेकिन उस खोल से आपको निकलना पड़ेगा। उस खोल से ये निकल के आपको अपनी टीम बनानी होगी। जो मेहनत आप एक शोरूम पे बैठ के कर रहे हो ना, वही मेहनत आप अपनी टीम पे करें। टीम में अच्छे-अच्छे लोगों को लाएँ, अच्छे-अच्छे लोगों को हायर करें, उनकी इंक्वायरी करें, उनके साथ मिल के काम करें, आपकी टीम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। मेहनत करने से मुराद ये है कि मेहनत किस जगह करनी चाहिए, ये भी तो है ना। आप वो मेहनत कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन में आप अगर मेहनत करते रहोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो लोग फिर मुझे हिसाब से रॉन्ग डायरेक्शन में हैं और फिर वो एक वक़्त आता है कि बहुत पीछे हो जाते हैं। आपने सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी टीम के ऊपर करनी है, अपने सिस्टम के ऊपर करनी है। अब टीम को किस तरह आप लेकर चल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई है आपको, उसको किस तरह चला सकते हैं, उसका आसान तरीका, वो भी सीधे 2-3 फार्मूले हैं। सबसे पहली बात, पहली तारीख जब होती है, आपको उनकी सैलरी दे देनी है। आपके एम्प्लॉय के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपने उसके साथ खड़ा रहना है, सपोर्ट करना है। ये 2 चीज़ें अगर आपने और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रे, जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता जाए, आपका जो एम्प्लॉयी है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने कर ली, आपका बिज़नेस चलता जाएगा। वजह बताऊँ क्यों? जब आपका एम्प्लॉयी इधर-उधर नहीं देखेगा, तो अपना 100% आपको देगा। क्यों देगा? उसके दिमाग में आपने एक चीज़ डाल दी है कि भाई जैसे-जैसे कंपनी तरक्की करेगी, आपकी तरक्की होगी। तो उसकी कामयाबी, उसकी तरक्की आपने अपनी कंपनी की तरक्की के साथ जॉइंट कर दी, तो उसने काम करना है, वो उधर-उधर जाएगा नहीं। पहली तारीख को उसको सैलरी मिल गई, उसको टेंशन नहीं है। कभी उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका बाप बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई, आपने उसको सपोर्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, अपना एम्प्लॉयी अपने पास कर लिया। यानी मैं आपको देसी ज़बान में कहूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा आदमी कमाना सीख जाओ। हुँ, पैसा आपको बहुत खुद अच्छी कमा बात। के देंगे, बस बहुत ये अच्छी चीज़। बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने सिर्फ़ बिज़नेस चलाना है, लेकिन बिज़नेस चलाने की जो टेक्नीक्स हैं, जिसमें एक जो एम्प्लॉइज़ के साथ आपका रवैया है या एक फलाह का जो एक तरीका है उनके साथ, वो भी बहुत मैटर करता है उसकी सक्सेस में। नो डाउट आपका आपका एम्प्लॉई अगर आपका एम्प्लॉई से आपके कनेक्शन अच्छे होंगे, उसको देखें, आपका एम्प्लॉई को ये महसूस करवाना आपका काम है, उसके दिमाग में ये चीज़ डालनी आपका काम है कि आपकी कंपनी जैसे-जैसे तरक्की करेगी, ऐसे-ऐसे उसकी तरक्की हाँ होगी। जी, हाँ। बस खत्म, ये चीज़ आपने डाल दी तो फिर आपने उसकी तरफ देखना ही नहीं है, वो काम करके देगा। अब रहा सवाल कि किस तरह के एम्प्लॉई रखने चाहिए, किस तरह के लोगों को आपको हायर करना चाहिए, तो मेरी अपनी राय है कि आप यंग लोगों को ज़्यादा लें, यंग यंग लोगों को अपनी कंपनी में लें। क्योंकि एक 22 साल, 25 साल, 24 साल का जब लड़का आता है, तो उसका खुद को भी तरक्की करने का जज़्बा होता है, उसको आगे जाना होता है। तो जब उसका तरक्की करने का जज़्बा होगा, तो सीधी बात है आपकी कंपनी भी तरक्की करेगी।
जब एक 40, 45, 50 साल के आदमी को रखते हैं तो उसका तरक्की का वो जज्बा नहीं रहता। मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। उसका तरक्की का जज्बा वो नहीं होता, उसकी सोच होती है मुझे सर्वाइव करना है। अब जो खुद सोचता है कि मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, तो आपकी कंपनी को कितना ऊपर लेकर जा सकता है, नहीं देख सकता। इसलिए इसलिए मैं डिस्करेज नहीं कर रहा बड़ी उम्र के लोगों लेकिन को उनके लिए जो मैं मोटिवेशन आप पैदा करते हाँ रखें। हाँ उनको भी रखें। किस तरह कि आप यंग लड़कों को रखेंगे तो उससे क्या आपको एक तो नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है आज के दौर में, वो सबसे पहले अपडेट इनके रहेंगे। पास आती है। वो अपडेट होते हैं, आपसे ज़्यादा वो अपडेट होंगे, मेरे से ज़्यादा वो अपडेट होंगे। तो वो आपकी कंपनी को एक नई टेक्नोलॉजी आएगी पहले तो उनके ज़रिए। दूसरा, उनके पास जज्बा है तरक्की करने का, तो आपकी कंपनी को भी ऊपर ले जाएंगे। जो चीज़ आपको करनी है वो क्या है, उसके दिमाग में आपने ये वो डालना वहाँ है पे कि चल रही होगी। इस तक कंपनी की तरक्की में आपकी तरक्की है, तो वो कंपनी की तरक्की के बारे में सोचेगा, खुद की तरक्की की। उसमें उसकी भी तरक्की और आपकी भी अब रहा सवाल बड़ी एज के लोगों को, जब आप बड़ी उम्र के हवाले से मैंने कहा 40, 45, 50 साल के, तो उनको जब आप जॉब रखें तो ये सोच के रखें कि इनका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नीचे की टीम है, यंग लड़के हैं, उनमें आप कन्वर्ट फायदा दे करेंगे, सकता है। उसको दे सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको ले सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस हो, उनको भी रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आपको यंग लड़कों को जब आप ज़्यादा चांस देंगे या लेकर चलेंगे, तो आपकी कंपनी बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है आपकी सक्सेस के अंदर? नो डाउट। देखें, आपको देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है, अदरवाइज़ वो काम नहीं होगा। जैसे आपको ने मैंने जैसे कहा कि अपने एम्प्लॉय को लेकर चलें। देखें, आपका एम्प्लॉय चाहता क्या है? आप जब वो अच्छा काम करे तो उसकी पीठ थपथपाएँ, उसकी तारीफ़ करें। रिस्पेक्ट चाहिए। देखें, आज का जो मज़दूर है ना, वो भी पहले इज़्ज़त माँगता है, बाद में रोटी माँगता है। ये चीज़ आप दिमाग में डालें। अपने एम्प्लॉय की आप इज़्ज़त करें, अपने लोगों को लेकर चलें, उनको रिस्पेक्ट दें, और जब अच्छा काम करें, उनकी पीठ थपथपाएँ, बाकी बस कुछ एप्रिशिएट बाकी सब करता कुछ हूँ। हो जाता है। ठीक है। तो आपकी बात मुझे बहुत इंस्पायर किया इस बात ने कि हाँ, शायद बहुत से लोग इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी भी फलाह का ख़्याल रखना एक एम्प्लॉयर का काम है। तो फलाह से मुझे याद आया एडवानी फाउंडेशन। तो एडवानी फाउंडेशन जो है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा कि इसका ख़्याल कैसे आया और ये एक्चुअली कर क्या रही है? देखिए, अडवाणी फाउंडेशन मैंने जैसे जैसे मैंने कहा था ना कि आप काम करते रहो वक़्त के साथ-साथ, तो आप बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ यार ऐसा काम करूँ कि आम लोगों को या पिसे हुए तबके को, मुस्तहिक लोग जो हाँ, हैं। मुस्तहिक लोग, मेरी तरफ से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे, यानी कुछ भी। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे दुनिया में जितने भी सेविंग होम हैं, इसमें उसकी इनकम के अंदर एक परसेंटेज तय कर दी कि उस परसेंटेज के तहत मैं अडवाणी फाउंडेशन चलाऊँगा। और ठीक है। इसी से मैंने मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया, फ्री मेडिकल कैंप, माशाल्लाह। यानी दवाएँ फ्री, डॉक्टर के चेकअप फ्री, लेबॉरेटरी टेस्ट फ्री, तकरीबन हर दूसरे संडे पे हम लोग लगाते हैं। और उन इलाकों में जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है, आपको मैं बताऊँ कि ऐसे-ऐसे इलाकों में मैंने मेडिकल कैंप लगाए जहाँ फार्मेसी तक नहीं है। हॉस्पिटल तो दूर की बात है, फार्मेसी भी नहीं है। उन इलाकों में आप सोचें लोग कहाँ जाते होंगे? ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो दवाई कहाँ से लेंगे? कितने इलाके मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती। एम्बुलेंस नहीं जा सकती, वो एम्बुलेंस लेने के लिए उनको आधे घंटे तक जाना पड़ता है। तो ऐसे-ऐसे इलाकों में मैंने मेडिकल कैंप लगाया, तो जैसे-जैसे आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। फिर मैंने कराची में मेडिकल कैंप लगाए, गारो में लगाए, सिंध के इलाके, बलूचिस्तान में। तो मकसद कहने का ये है कि ये जब आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो एक एनर्जी भी आ जाती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सीखता इंसान तभी है जब तक इन्वॉल्व नहीं होता। तो जैसे-जैसे इन काम में मैं गया तो मुझे काफ़ी चीज़ें और नज़र आई, और इन फ्यूचर में आप देखना अडवाणी फाउंडेशन बहुत इस तरह के काम करेगी। इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरा काम भी और तरक्की करता गया, क्योंकि मैंने तो कनेक्ट कर दिया ना हाँ, हाँ। उनके साथ। अब कितने लोगों के नसीब सेविंग होम की इनकम के साथ जुड़ गए, तब उसकी तरक्की तो कोई रोक नहीं बिल्कुल, उसमें सकता। बरकत आ जाती है। तो किस दिन में आप कैंप लगाते हैं और इसका जो जगह का इंतखाब है, वो कैसे किया जाता है? देखिए, मेरी टीम है जो वहाँ पर वो जगह चॉइस करती है, कराची में? कराची में, कराची के बाहर, ठीक है। और 2-3 विज़िट करती है कि ये कि लोकेशन कैसी है, यहाँ पर दवाई हम पहुँचा सकेंगे, मशीनरी वगैरह जो लेबोरेटरी टेस्ट है, डॉक्टर सब आ सकेंगे, वो सब चीज़ें देखती हैं। फिर वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया होती है, उनका सपोर्ट होता है कि भाई मैनेजमेंट हम समझेंगे, टेंट वगैरह सब लगा देंगे, ये वो। तो वर्किंग करते हैं 2-3 बार, फिर हम वो, वैसे तो हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, आती है तकरीबन 10-10, 20-20 रिक्वेस्ट होती हैं कि हमारे इलाके में आप मेडिकल कैंप लगाएँ, हम आपको ये मैन पावर सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो ज़रूरत फिर है वो इस चीज़ हमारे की। बंदे विज़िट करते हैं, और जो जगह अच्छी लगती है हम वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है? कोई ऐसी बीमारियाँ या कौन से ऐसी अद्वियात जो हैं, उन पे आपका फ़ोकस रहता देखिए, है? सबसे ज़्यादा मैंने कराची में और पाकिस्तान में देखा
तो शुगर के बहुत मरीज है, शुगर पाकिस्तान में बहुत फैल रही है बहुत ज़्यादा। तो शुगर के टेस्ट रखे हुए हैं, उसकी मेडिसिन हम उसी वक्त इनको देते हैं। ठीक है। फिर बाकी आप जैसे कि कैल्शियम की कमी बहुत है लोगों में, मैंने जो नोट किया, खारिश के बहुत ज़्यादा मर्ज प्रॉब्लम है लोगों की, उसकी Skin मेडिसिन भी diseases लगते और हैं, वो उसका स्पेशलिस्ट भी हम ले जाते हैं, डॉक्टर साथ हो जाते हैं। फिर आँखों के हवाले से आँखों के चेकअप होते हैं, आँखों के ऑपरेशन भी होते हैं, इसमें हासवानी हॉस्पिटल हमारे साथ ताउन करती है। यानी हाँ, जितना भी यानी ऑपरेशन है वो हासवानी हॉस्पिटल में होता है, फ्री में होता है। लेकिन हम जिस भी दूर दराज इलाकों में जहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम देते हैं कि वहाँ से स्लिप बन जाती है कि इसका ऑपरेशन है और फला तारीख को, तो वहाँ से हम जो पेशेंट है उनको ले जाते हैं, हॉस्पिटल छोड़ते हैं, उसका इलाज करवा के दोबारा ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से होता है। तो इस तरह के हमने किए, तो मुझे लगता है हज़ारों लोगों के हमने आँखों के ऑपरेशन हुए होंगे। माशाल्लाह। और शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो नोट की, विटामिन डी की पाकिस्तान में बहुत कमी है। मुझे लगता है कि आप यकीन करें 20% 80% लोगों या 75%, तो कम से कम 75% लोगों में विटामिन डी की कमी है। ठीक है। अब जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसी गाड़ी है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाती पहुंचाती है। है। तो इसके बाद क्या है कि अगर विटामिन डी नहीं है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। आपने देखा होगा 40-45 साल के लोग जो पूरी तरह खड़े नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, उसकी वजूहत यही है। पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, बताया नहीं जाता। तो ये विटामिन डी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सप्लीमेंट भी आती हैं, आप ले सकते हैं। तो हम लोग जाके सब जगह अवेयरनेस भी देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। जो मैंने देखा, अवेयरनेस नहीं है, लोग ख्याल नहीं रखते। शुगर कितने लोग ऐसे हैं, कितने जगहों पे मैंने चेकअप किया हम लोगों ने, 400-400 500-500 शुगर निकली है। डॉक्टर कहते हैं ये चल कैसे रहा है, और उसको पता भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है उसको शुगर है, वहाँ आकर पता चला कि शुगर है। शुगर भी कितनी 3 350 400 और उसको पता नहीं है। तो ये वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उन सिम्टम्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उनको पर शायद वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो हम उसको सीरियस नहीं सीरियस लेते नहीं। हैं। हम समझते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, मेरी उम्र हो गई, खुद हम अपने आप को बूढ़ा कह देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको चलने में, खड़े रहने में तकलीफ हो रही है तो हम बोले मेरी एज ऐसी हो गई है। नहीं भाई, आपकी कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कम है। विटामिन B12 जो बहुत कॉमन है वो भी बहुत कम है लोगों में। विटामिन 12, B12, विटामिन डी, ये ऐसी बेसिक विटामिन है जो अगर आप लें तो आपकी तकरीबन बीमारियां ख़त्म खत्म हो हो जाएंगी। जाएंगी। हम उस बीमारी को मौसम में आपको लगता है कि गला खांसी, ये एज सब के भी चीज़ें साथ आपकी कमी की वजह से है। उसका कोई, आपने अचानक मौसम चेंज हुआ, आप बीमार हो जाते हो, वो भी सब कमजोरी है विटामिन की। आप में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, डी हो गया, विटामिन 12 हो गया। ये 5-6 विटामिन ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसके सप्लीमेंट भी मिलते, इतने महंगे भी नहीं है, लोग लेते नहीं है। हम्म। तो और किस दिन का इंतखाब किया आपने ये फ्री कैंप्स के लिए? संडे का हमने, संडे का संडे को, किया है, क्योंकि डॉक्टर भी आ जाते हैं और टीम भी वॉलंटरीली वो सारा। सब सब आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इकबाल भाई, हम वापस आते हैं दुबई की तरफ। आपको क्या लगता है जो शख्स यहाँ पे आना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज किस तरह से ओपन है, या किस तरह से वो अवेल कर सकता है अगर बिजनेस करना चाहे अपने लिए? तो क्या क्या रास्ते हैं उसके पास? देखिए बिज़नेस करना दुबई में काफ़ी ईज़ी भी है। मैं आपको ऐसे बताऊँ कि जब आप अपना बिज़नेस डालते हैं, यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने दुनिया में देखी है, वर्क परमिट, वीज़ा प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बैंक अकाउंट, ये वो, इस दुबई के अंदर आपको हर सहूलत दी है। इजीली हो सकती है। अभी हाल में मैंने एक शोरूम लिया, आप यकीन करें मैंने एप्लीकेशन दी, फ़ौरन 2 दिन के अंदर 50 वीज़ा मुझे मिल गया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और जितनी सहूलत दुबई में, यूएई में, रियली बिजनेस में जितनी फैसिलिटी दुबई में है, यूएई में, दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया का मैं कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। जितना वेलकम बिजनेसमैन को ये मुल्क कर रहा है, कहीं भी नहीं करता। बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपकी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ का, जिसके ज़रिए बैंक में आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपको वीज़ा पॉलिसी अच्छी है। जिस मुल्क से आपको सबसे बड़ी बात, जिस मुल्क से आपको मैन पावर बुलाना है, आप बुला सकते हो, और मैन पावर ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली। तो दुबई के अंदर बिज़नेस करना बहुत ईजी है, और पूरी दुनिया से कनेक्ट मुल्क है। वीज़ा पॉलिसी अच्छी है, यूँ नॉर्मल वीज़ा पॉलिसी भी अच्छी है, और आपको पता है कितनी एयरलाइन चलती है, हर वक्त फ़्लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। तो दुबई एक जन्नत है बिजनेसमैन के लिए। बस शर्त यह है कि आप अपना माइंड बना के आएँ, फोकस अपने बिज़नेस को करें। मुझे नहीं लगता कि दुबई में कोई इंसान अपने बिज़नेस में नाकाम हो सकता है अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है। यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना बिज़नेस है, आप कोई सोच नहीं सकता। इस तरह अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 150 से पौने 200 नेशनलिटी के लोग हैं यहाँ। तो कितने लोग हैं, कितने मुल्क के नेशनलिटी के लोग हैं, तो कितने आइडियाज़ हैं।
आप जब इनसे मिलते हो तो आपको कितना सीखने को मिलता है। हर मुल्क के अपने अपने एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से वो सीख कर आता है और यहाँ आपको सीखने को कितना मौका मिलता है। जितना आप दुबई में सीख सकते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं और सीखें। और जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जितने नए नए बिजनेस, हर नया बिजनेस, सही नई टेक्नोलॉजी आपको दुबई में अवेलेबल है। तो अच्छा, एक बार फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा बिजनेस, जैसे हमने पहले बात की थी कि आप सिर्फ एक जगह पे ना बैठे रहें, आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, तो दुबई और इसका बैंकिंग सिस्टम आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जो कि समटाइम्स कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे आपको बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की इजाज़त नहीं देते। तो दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं। नो डाउट, इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। बिजनेस में बैंकिंग सेक्टर का तो बैंक में जितनी सहूलत यहाँ पर मिलती है कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं जितने मुल्क में काम कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मुल्कों में मैं सर्वे कर चुका हूँ बिजनेस के। उसी को मद्देनज़र रख के वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि दुबई जैसी मार्केट नहीं है पूरी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब अगर चाइना है तो इनकी हेड ऑफिस सब दुबई में है ना, तो क्यों रखी है, कोई तो वजह होगा। तो मकसद कहने का है कि दुबई एक ऐसी जगह है बिजनेस के हिसाब से कि मुझे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान कैसे करूं। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। बस शर्त है कि आप अवेल करते हो कि नहीं, आप कुछ किन किस्म के लोगों के साथ बैठ रहे हो यहाँ। आप लोगों ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जिनको बिजनेस के आइडियाज़ है, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुबई के जैसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं कह नहीं। नहीं सकती। अच्छा, इकबाल अडवाणी की नज़र में सक्सेस या कामयाबी और नाकामी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, कामयाबी और नाकामी की डेफिनेशन में आपको यूँ बताता चलूँ कि बाज़ बार ऐसा होता है कि हम आज कामयाब हैं, ज़रूरी नहीं है हम आगे जाके भी कामयाब हैं। कामयाबी उसको कहते हैं जो उसको आप कंटिन्यू लेकर चलें। ठीक है। और नाकामी मैं आपको यही कहूँगा कि नाकामी भी इसी तरह है कि आप आज नाकाम हो गए, ज़रूरी नहीं आप कर लो, आप उसको कामयाबी में कन्वर्ट कर सकते हो। बशर्ते ये कि आपको चेंजिंग करनी चाहिए। मैं किसी भी चीज़ को परमानेंट नहीं समझता, लेकिन परमानेंट मैं एक ही चीज़ को समझता हूँ, आप उसको कंटिन्यू उस पे वर्किंग करें। मैं आपको एक दो भी एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ। हर वक्त आपने आगे बढ़ना है। आप आज नाकाम भी हो गए हो, लेकिन उस नाकामी से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। ऐसे पहले ही। चीज़ आप देख लें, कामयाबी इंसान को कुछ सिखाती नहीं है। कामयाबी इंसान का दिमाग ख़राब कर सकती है, सिखाती नहीं है। ठीक। नाकामी आपको सिखाती बहुत कुछ है। अब उस सीखने के अमल को आप कंटिन्यू रखें और फिर आप आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। हर कामयाबी नाकामी के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। कामयाबी के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे ज़रूर। मैंने कहा, आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। सक्सेसफुल आपको घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, जो आपको आगे जाके नाकाम कर देता है। तो वो नेगेटिव चीज़ें भी उसके। इसी तरह नाकामी के साथ भी कुछ नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि भाई आप नाकाम हो रहे हैं, लोगों की नज़र में आ रहा है आप नाकाम हो, लेकिन उससे साथ पॉजिटिव चीज़ ये है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, आप में काफ़ी बदलाव आ रहा है। एक एग्जांपल मैं दे दूँ कि जब हम बचपन में स्कूलों में थे, तो कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड नंबर आता था और कुछ पीछे रह जाते थे, ऐसे ही। नाकाम रहते थे, यानी कम मार्क्स आते थे। लेकिन उनके साथ भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव थी। जैसे जो कामयाब स्टूडेंट थे, उनके साथ पॉजिटिव ये था कि वो कामयाब हो रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन ना उनसे साथ एक नेगेटिव चीज़ जन्म ले रही थी, जिसको वो बाद में इम्प्रूव कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो आगे जाके नाकाम हो गए। उसके साथ नेगेटिव चीज़ें यूँ जन्म ले रही थी कि वो हर वक्त कामयाब हो रहे थे, लोग इनकी कामयाबी में इनके तालियां बजाते थे, हर जगह इनकी तारीफ हो रही थी और सब ये अच्छा अच्छा इनको महसूस हो रहा था। जिस तरह सेकंड पोस्ट पे आ गए जो नाकाम लोग हो रहे थे जो स्कूल के अंदर, तो उसको घर में भी माँ बाप भी बोलते थे किसी काम का नहीं है, रिश्तेदार भी उसकी मजाक उड़ाते थे, और नाकामी इनके साथ चिपक गई थी। लेकिन इनके साथ पॉजिटिव चीज़ एक जन्म ले रही थी कि वो दूसरों की कामयाबी के अंदर तालियां बजाने की आदत आ गई इनमें। इनमें जेलसी का आंसर कम आ गया, क्योंकि दूसरों को कामयाब देख रहे हैं तो बचपन से इनकी शिफ्ट कर ट्रेनिंग हो उसको। गई। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, वो इनका प्लस पॉइंट बन गया। हम्म। जब प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत बड़ा ग्राउंड आ गया, तो फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो उनको खौफ नहीं था हार जीत का, वो हर काम में इन्वॉल्व होते गए, किसी से उनकी जेलसी नहीं हुई। बचपन से दूसरों की कामयाबी में ताली बजाते आ रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि मैं नाकाम भी हो जाऊंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सक्सेस हो गए। इसी तरह जो स्कूल में नंबर वन पे थे, उनके अंदर क्या हो गया कि वो बचपन से अपनी कामयाबी अपनी तारीफ़ें सुन रहे थे, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनकी तारीफ कोई क्यों करेगा जब तक वो कामयाब नहीं है, तो उनमें एक जेलेसी का आंसर आता गया। दूसरों की कामयाबी में कभी ताली नहीं बजाई थी, तो दूसरों को कामयाब देख के इनको अच्छा नहीं लग रहा था,
तो फिर वो महदूद होते गए। वो उन्हीं लोगों में बैठना उठना शुरू कर दिया जो उनसे कम हो और उनकी तारीफ़ें करें, क्योंकि उन बचपन से आदत आ गई, 20 साल से उसकी ट्रेनिंग हो गई, तो वो उस खोल से नहीं निकल रहे। तो मकसद मेरा कहने का ये, नाकामी कामयाबी दोनों एक ही चीज़ है, जुड़ी हुई हैं। कुछ से किसी से कुछ मिलता है, किसी से कुछ जाता है। आपको उसको बैलेंस रख के अब कंटिन्यू लेकर चलना है। कामयाबी का मतलब ये हुआ, दिमाग को ख़राब नहीं करना, तकब्बुर नहीं लाना और दूसरे को एक्सेप्ट करने की आदत फिर भी रखनी है। जब हम कामयाब हो जाते हैं, दूसरे को हम एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, जो आगे जाके हमारी नाकामी बनती है। और जिसी तरह कोई नाकाम हो रहा होता है, वो दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, तो वो आगे जाके कामयाब होता है। तो मकसद कहने का, नाकामी कामयाबी दोनों को आप कामयाबी समझें या दोनों को नाकामी भी समझें, बशर्त ये है कि उसको लेकर किस तरह चलते हैं। ठीक है, इकबाल भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा कि दूसरे जैसे आते हैं तो आप उनको कामयाबी की तरफ लेके चलें, उसको अप्रिशिएट करें। और जैसे आप जब पहला सफ़र आपने किया सऊदी की तरफ, आपने कहा कि मेरी आपकी जो सक्सेसफुल होने की या बिज़नेस की कामयाबी की वजह थी कि लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया। एमएलएफ यूएई चैप्टर वो यहाँ पे यूएई के अंदर बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। तो जब कोई नया बंदा यहाँ पे आ रहा है, जो कम्युनिटी से यहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं, तो एमएलएफ यूएई चैप्टर उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है? देखिए, हम जो भी मेमन कम्युनिटी से आता है, हमसे कांटेक्ट करता है, हम सबको वेलकम कर रहे हैं। सब जो भी आ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के जो भी लोग, क्योंकि हमारे एमएलएफ का मतलब, मकसद बनाने का यही है कि हम पूरी दुनिया के मेमन को कनेक्ट करें। हम उनसे मिलजुल बनाएं, उनसे सीखें, उनको कुछ सिखाएं। हमारे पास भी काफ़ी क्वालिफाइड टीम है, बिजनेसमैन लोग हैं, तो उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छी सोच है। जो नया आ रहा है, सिर्फ हमारी ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर ले, हमारे साथ मिले जुले, तो मुझे लगता है उसको बाकी जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी कुछ दुबई में सीखने के लिए उसको मिल जाएगा। दुबई में बिज़नेस किस तरह होता है, दुबई में क्या हो सकता है, सब कुछ उसको मिलता है। और बाकी हम तो हर किसी को वेलकम कर रहे हैं। कोई भी हमारे मुल्क से आए, पाकिस्तान से आए, इंडिया से कोई हमारी कम्युनिटी का, लंदन, अमेरिका, कहीं से भी आता है, उनको वेलकम करते हैं, छोटे-मोटे इवेंट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, लोगों से मिल-जुल में गेट टुगेदर करते हैं। पहला तो यही मेन टारगेट है हमारा, अपनी कम्युनिटी के लोगों को इंट्रोड्यूस कराएँ, एक-दूसरे से मिले-जुले। क्योंकि बेसिकली मेमन कम्युनिटी एक बिज़नेस कम्युनिटी में है। और जब बिजनेसमैन एक दूसरे से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ वो बिजनेस लेकर ही जाते हैं या देकर जाते हैं। फ़ायदा रहता है सबको। और अभी भी हमारा मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो दुनिया से बाहर रहते हैं, जिनको दुबई में आके बिज़नेस करना है या ऐसे ही 2 दिन की विज़िट के लिए आ रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं। उनके मुल्क में किस तरह काम हो रहा है, वो किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ओवरसीज़ मेहमान है, उनमें जो सबसे बड़ी, जो मैंने देखा, जो वाक़ई एक मतलब नाज़ुक चीज़ कह सकते हैं, कि हमारे के बच्चों के रिश्ते में हमको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम लोग सब बाहर आ गए, जो लोग, उनमें फिर वो चीज़ नहीं रही। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में तो क्या है, एक बहुत ज़्यादा क्राउड है मेहमान का, हमारे यहाँ तो बँटे हुए हैं। तो उसमें हमको काफ़ी यानी वर्क करना है, यानी एक तरह से मैट्रिल यूनियन इवन करने हैं, जो मुझे लगता है इस पे हमको काम करना पड़ेगा। बाकी तो हमने हर चीज़ पे काम कर लिया है। एक ये फैक्टर है जिस पे काम करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये तो हो गया जो एमएलएफ यूएई चैप्टर कम्युनिटी के लिए कर रहा है। एमएलएफ यूएई चैप्टर की जो मैनेजमेंट है, जो कमिटीज़ हैं, वो कम्युनिटी से किस तरह की सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कम्युनिटी से सपोर्ट हमको बस इतना ही चाहिए, हमसे मिले-जुलें बस, और क्या, कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फाइनेंशियली सब स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ, बाकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प इतनी चाहिए, आप आओ बस। हमने आपको कहा कि जब हम एक-दूसरे से मिलेंगे, तो हम एक-दूसरे को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यही सबसे बड़ी हेल्प हो गई। आपने उनकी हेल्प कर दी, उन्होंने आपकी कर दी। किस तरह की, जब आप मिलते हो, तो आप एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाओगे। बस यही बहुत है मेरे हिसाब से। परफेक्ट। अब जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं डेफ़िनिटली, तो वो आपसे राब्ता किस तरह से करें? देखिए, वो तो बहुत ईज़ी है। अभी पॉडकास्ट आप चला रहे हैं, मोहम्मद कलीम साहब, आप काफ़ी अच्छा काम कर थैंक यू रहे सो हैं। मच। अरफात नबी वाला साहब भी जो आपके टीम में हैं, तो मतलब इतना सा अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के मेहमान को कनेक्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट के ज़रिए। काफ़ी अच्छे मेहमान आए हैं आपके, जो आपने पॉडकास्ट में लिया। तो ईमेल एड्रेस उसमें आ रहा है, ईमेल पे कांटेक्ट करें, आपसे कांटेक्ट करें अरफात नबी वाला साहब से, और उनके ज़रिए कांटेक्ट करें, हमसे मिलें। जो हमसे होगा हम करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जिसको कोई अपनी सजेशन देनी है, कमेंट्स देने हैं, आपको अरफात भाई को दें। तो ये सबसे आसान ईज़ी कॉन्टैक्ट का ज़रिया है, ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करें। बहुत शुक्रिया। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि ये जो मेमन सीरीज़ पॉडकास्ट है, ये आपका ही एक्चुअली एक ख्वाब था, आपका ही एक आइडिया था। तो इस ख्वाब ने कैसे जन्म लिया?
बस इस ख्वाब ने इसी तरह जन्म लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमन लीडरशिप फोरम का मेन मकसद है कि पूरी दुनिया के मेमन को कनेक्ट करना। ये भी इस तरह से एक जरिया ही बना एक है, कनेक्शन। कनेक्शन बना है पूरी दुनिया के मेमनों को कनेक्ट करने के लिए। काफ़ी लोग आपके पास आए, पहले तो मैं उनका थैंक्स अदा करूँगा, जो लोग आए, जो लोग आना चाह रहे हैं उनका एडवांस में थैंक्स, और हमसे जुड़ें और बात करें, अपने ख्यालात बताएं। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात है, जब आप हमसे मिलेंगे तो 4 चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, तो 2 चीज़ें आप भी हमसे सीखेंगे, और इसी तरह इंसान तरक्की भी करता है, सीखता भी है। वो जी। कहते हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे, आपका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगे, तो इसी तरह एक दूसरे को हम एजुकेट करेंगे। वो कहते हैं ना, सिंपल सा सेंटेंस है कि एक्सपीरियंस इज़ बेस्ट टीचर। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज थैंक आपके यू। आने का। डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हमने भी सीखी हैं और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स ने बहुत सी चीज़ें से सीखी होंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों की अप्रिसिएशन का हमारी जो पिछली एपिसोड्स रही थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया। आपकी सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है और इसी सपोर्ट के साथ हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो आपसे एक सपोर्ट हमें ये रिक्वायर्ड है कि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हम लोग गेस्ट लेके आ रहे हैं वो आपको इंस्पायर करेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।